जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 जो आपकी परीक्षा होने वाली है। इसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट संख्या 4 लेके आया हूं। 3 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं एमटीएस के लिए, तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में बता दूं आपके 25 क्वेश्चन हैं और आपसे जो पूछे जाएंगे इस बार एमटीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। दोस्तों रविंद्र संगीत जो है ये कहाँ पर होता है ये हमें बताना है। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा कि जो रविंद्र संगीत है ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी संबंधित है, ठीक है। और रविंद्र संगीत जो माना गया है वो कौन से राज्य से माना गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। रविंद्र संगीत जो है ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। रविंद्र संगीत पश्चिम बंगाल में होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही होगा आपका पश्चिम बंगाल। दोस्तों क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का एक डांस भी है जिसको बोलते हैं हम, पश्चिम बंगाल का एक डांस है जिसका नाम है आपका गरिया नहीं है, वो है आपका लाठी। मैं दोबारा लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल का डांस है लाठी। तो लाठी किस राज्य का डांस है। पश्चिम बंगाल का डांस है। कीर्तन आपसे पूछा जाएगा, कीर्तन कहाँ का नृत्य है। दोस्तों कीर्तन नृत्य भी आपका पश्चिम बंगाल का है। वृता कहाँ का लोक नृत्य है। तो वृता भी आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो ये सारे आपको याद रखने। तो रविंद्र संगीत पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको हिमाचल के 2 डांस बता देता हूँ। एक नाटी बहुत आता है एग्जाम में, एक डांगी। तो नाटी और डांगी ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं। और एक गोची कहाँ का लोक नृत्य है। तो नाटी डांगी गोची ये लोक नृत्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। महाराष्ट्र की बात करूँ दोस्तों, महाराष्ट्र के लावणी बहुत आता है आपके एग्जाम में। लावणी, कोली कहाँ का डांस है। तो कोली डांस भी आपका महाराष्ट्र का है। और एक है आपका धांगरी गाजा। तो धांगरी गाजा, कोली और लावणी ये आपके कहाँ के डांस हैं। ये सारे आपके महाराष्ट्र के डांस हैं, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। क्लियर। अच्छा अगर आपसे पूछे बिहार का कोई डांस आपको याद है, जैसे आपका जटा जटिन बहुत आता है एग्जाम में। जटा जटिन कहाँ का डांस है। तो बिहार का डांस है। विदेशिया बहुत पूछता है एग्जाम में, विदेशिया। तो विदेशिया जो डांस है ये भी आपका बिहार का डांस है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने। क्लियर हो दोस्तों। तो चलिए आपसे पूछा गया था रविंद्र संगीत पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है। दोस्तों ह्यूमन ब्लड में जो सबसे बड़ी कणिका मानी गई है वो कौन सी मानी गई है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सी ब्लड जो सेल्स हैं जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा गया है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारे शरीर में हमें इम्यूनिटी देना, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। प्रतिरक्षा का मतलब है कि हम रोगों से लड़ने की क्षमता देने की काम जो करते हैं वो डब्ल्यूबीसी करती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी ब्लड सेल्स हैं जिसको हमारे शरीर का बॉडीगार्ड कहा गया, तो डब्ल्यूबीसी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, तो आप याद रखना, एक डब्ल्यूबीसी होगी तो कितनी आरबीसी होंगी, 600। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है, ठीक है, 600:1। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये रेशियो। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों मानव रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4। मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। आप याद रखें ये आपका एल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय होता है। मानव रक्त कैसा है आपका, क्षारीय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो सबसे बड़ी मतलब कौन सी कणिका होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत कणिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया, रतौंधी को हम क्या बोलते हैं, निक्टेलोपिया बोला जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि निक्टेलोपिया क्या है। दोस्तों जब हमारी आंखें शाम के समय हमारी आंखें शाम के समय देखना बंद कर देती हैं तो इसे बोलते हैं निक्टेलोपिया, रतौंधी। कुछ समय के लिए आंखों के आगे अंधेरी आ जाती है तो निक्टेलोपिया जो होता है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर आपके एग्जाम में आए कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, तो वो होता है आपका रेटिनॉल। याद रखना इसके बारे में। ठीक है, चलिए, और मैं आपको यहाँ पे कुछ विटामिन लिखे गए, जैसे विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्यूनोन। फ्लोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। और ये जो विटामिन है ये करता क्या है? ये हमारे रक्त का थक्का बनाता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का काम किसका है? तो विटामिन के का काम है चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको साफ कर देते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी जो होता है ना, ये इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है, याद रखना। विटामिन बी1 लिखा गया है, इसका केमिकल नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो थियामीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने। विटामिन शब्द फंक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आए कि जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो आप याद रखना गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? हा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है क्लास में। तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है आपका रैफलेशिया आर्नोल्डी। ऑप्शन सी, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल रैफलेशिया आर्नोल्डी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो रैफलेशिया ना, ये 1 मीटर का होता है आपका। और इसका भार की बात करूँ तो लगभग 8 किलोग्राम का भार होता है इसका। ये आप याद रखना। खैर, कभी एग्जाम में ये भार नहीं पूछा गया, बस जब भी आएगा नाम आता है आपके। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बुल्फिया। दोस्तों, बुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है और रैफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में एक ऐसा फूल भी है जो 12 सालों में एक बार खिलता है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? दोस्तों, भारत में एक फूल खिलता है जिसका नाम है नीलकुरंजी का फूल। नीलकुरंजी का फूल। और ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, वहाँ पे। और ये 12 सालों में एक बार खिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा फूल भारत में ऐसा है जो 12 सालों में एक बार खिलता है। दोस्तों, नीलकुरंजी का फूल 12 सालों में एक बार खिलता है। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, दोस्तों, हमारे जो प्लांट हैं इनमें एक हार्मोन होता है फ्लोरिजन। और फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है ये फूल खिलाने का कार्य करता है। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन जो होता है ये फ्लोरिजन होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप फ्लोरिकल्चर क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरिकल्चर क्या है, तो दोस्तों आप याद रखना फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो सबसे बड़ा फूल पूछा गया था रैफलेशिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। दोस्तों, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जो कोशिका सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, वो स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्लीडन और स्वान। वर्ष 1838 में इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, ये आप याद रखना। दोस्तों, क्या कहता है कोशिका का सिद्धांत? कोशिका का सिद्धांत कहता है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो सब कोशिका से बने हुए हैं, मतलब उनमें कोशिका होती है। तो जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जीवन की नहीं, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई वो कोशिका होती है। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, एक मतलब चीज़ ऐसी है दुनिया में जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती, और वो है आपका वायरस। दोस्तों, जो हमारा वायरस होता है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता? दोस्तों, कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जो जीव है उसमें कोशिका होती है, लेकिन वायरस को हमने अकोशिकीय माना है। वायरस को हमने क्या माना है? अकोशिकीय, मतलब वायरस में कोशिका नहीं होती। तो ये आप याद रखना कि कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता? वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्लियर? तो ये ए सेलुलर होता है, ए कोशिकीय होता है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत दिया था आपका स्लीडन और स्वान। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्या कहा गया है दोस्तों?
क्वेश्चन संख्या 6 में कहा गया गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। दोस्तों गुरु पर्व जो त्योहार है जो सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है ये होता है आपका कार्तिक मास में। ऑप्शन डी, कार्तिक मास में ये त्यौहार मनाया जाता है। आप याद रखना गुरु पर्व। क्लियर। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये गुरु नानक देव की जयंती होती है। किसकी जयंती होती है? गुरु नानक देव, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव की जयंती होती है गुरु पूरब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्किन्स पहले किस रूप में जाने जाते थे? दोस्तों एल्किन्स जो होते थे इनको पहले क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन 7 का सही जवाब होगा दोस्तों, एल्किन्स को पहले ओलिफिन्स कहा जाता था। ओलिफिन्स, ऑप्शन सी। एल्किन्स को पहले ओलिफिन्स कहा जाता था, आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के कार्यों को कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों कंप्यूटर के कार्य को जो भाषा कंट्रोल करती है इस भाषा को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं कमांड लैंग्वेज। ऑप्शन ए, कमांड लैंग्वेज कहा जाता है। आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं ना आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक कौन है, दोस्तों दुनिया में कंप्यूटर का जनक जिस व्यक्ति को माना गया वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, आप याद रखना। क्लियर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, वो है दोस्तों परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर वो है सिद्धार्थ, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 9 होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 9। क्या कहा गया है? मुंडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मुंडा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मुंडा झारखंड का लोक नृत्य। ऑप्शन बी, झारखंड का लोक नृत्य मुंडा जनजाति जो है वो करती है। और कौन से त्यौहार पर करती है? कर्मा। एक त्यौहार होता है कर्मा, तो कर्मा पर्व के अवसर पर मुंडा जनजाति का लोक नृत्य झारखंड में होता है, ये आप याद रखना। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर पूछे आपसे कि डुमकच कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों डुमकच जो लोक नृत्य है ये भी आपका झारखंड का है। बहुत आता है आपके एग्जाम में, डुमकच कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि झारखंड कब बना था? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना है, ये आप याद रखना। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना। और झारखंड में आपको याद रखना है एक टाइगर रिजर्व है, वो है आपका पलामू। तो भारत में पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? बेतला नेशनल पार्क है। तो बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व दोनों कहाँ पर? आपके झारखंड में। और झारखंड में ना एक जगह आपकी झरिया, कोयले के भंडार हैं यहाँ पे झरिया में। तो झारखंड का झरिया क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के भंडार के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए ना कि जो झारखंड का नया साल क्या है? दोस्तों झारखंड का नया साल है सरहुल। झारखंड का नया साल सरहुल कहलाता है। ठीक है, तो मुंडा कहाँ का डांस है? झारखंड का। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना हरियाणा लिखा गया, आप हरियाणा का एक डांस याद रखना, लूर कहाँ का नृत्य है? तो लूर नृत्य आपका हरियाणा का है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत आता है एग्जाम में, पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। बाकी अगर आपसे पूछे अरुणाचल का है आपका, जैसे आपसे पूछेगा बांचो कहाँ का है? रीखमपाड़ा, बांचो, पोपिर है, और यहाँ के तो अजिलामू है, तापू है, पोंग है, बहुत सारे डांस हैं यहाँ के। तो खैर मुंडा पूछा गया था, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी झारखंड। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। मतलब कहने का दोस्तों कथकली में कितने प्रकार की लयबद्ध संयोजन होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5। जो कथकली नृत्य है केरल का है, और कथकली डांस में जो होता है इसमें 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है, याद रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछे कि कथकली डांस में कितनी हस्तकलाओं का प्रदर्शन होता है? दोस्तों कथकली नृत्य में 24 हस्तकलाओं का प्रदर्शन होता है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी टीसीएस पूछ चुकी है कि कथकली डांस में कितनी हस्तकलाएं होती हैं। 24 जो हस्तकलाएं होती है, आप याद रखना। कथकली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? केरल से। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा डांस आए जिसके अंत में आपको कली शब्द दिखाई दे, समझ जाइएगा केरल का है। जैसे कथकली, कोलकली,
पुलिकली, मरगमकली, कैकोटिटकली और बहुत सारे परिचाकली है, लावाकली है, मतलब बहुत सारे डांस आपके कली शब्द से मिलेंगे और ये सारे आपके केरल के होते हैं। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि किससे संबंधित होता है, तो आपका सही जवाब होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें आपका आय का चक्र होता है आपका, और फर्मों के विस्तार हैं आपके, तो कई सारे प्रकार हैं इसके। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका आय का वृत्ताकार प्रभाव। आय का वृत्ताकार प्रभाव जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन माने गए हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन लेयर जो मिलेगी आपको वायुमंडल में वो मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पे मिलेगी? समताप मंडल, ठीक है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें थीं वो सीधे धरती पर आती और ये हमारी त्वचा में स्किन कैंसर कर सकती थी, आँखों को ख़राब कर सकती थी। तो ये आप याद रखना। तो ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुँचाता है? CFC, मतलब ओजोन परत जो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, सबसे ज़्यादा डिप्लीट होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। बहुत आता है एग्जाम में कि हमारी ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला केमिकल कौन सा है? वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना दोस्तों, इसके बारे में कई बार आ चुका है, ठीक है। ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को ओजोन डे होता है, ये भी आप याद रखना। और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ओजोन है ना, ओजोन के लिए एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन का संरक्षण करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत के लिए। और ये कब साइन हुआ था? 1987 में, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ये भी आप याद रखें। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। गुड ओजोन क्षोभ मंडल में मिलेगी और गुड ओजोन समताप मंडल में, और जो आपकी बैड ओजोन है वो क्षोभ मंडल में मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, जो जीव प्रकाश का उपयोग भोजन तैयार करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जो प्रकाश का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं उनको क्या बोलेंगे आप? दोस्तों उनको कहा जाएगा स्वयपोषी। ऐसे जीव जो प्रकाश की सहायता में अपना भोजन बनाते हैं उनको स्वयपोषी बोलेंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण आप सुने होंगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉप या स्वयपोषी। जैसे आपके हरे पौधे है ना, हरे पौधे जो होते हैं आपके हरे पौधे, ये स्वयपोषी होते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपना खाना खुद बना लेते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि जो आपके हरे पौधे होते हैं इनमें खाना किस रूप में जमा रहता है? दोस्तों हरे पौधों में खाना स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि जो हरे पौधे खाना बनाते हैं इनमें खाना किस रूप में स्टोर रहता है? तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? दोस्तों कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार नहीं कर सकते आप? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी, मुद्रा का जो व्यापार है वो कमोडिटी बाजार में नहीं किया जा सकता। बाकी कच्चा तेल, चांदी, सोना ये सब कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में चांदी का संकेत क्या है? Ag, और सोने का संकेत क्या होता है? Au। दोनों आप याद रखना, चांदी का संकेत Ag होता है और सोने का Au होता है। भारत में तो कोलार की खानें सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 15, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? खैर दोस्तों तो हल्का क्वेश्चन है, आलिया भट्ट को भी याद है ये क्वेश्चन। तो पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की राजधानी है। ऑप्शन बी, गोवा की राजधानी है पणजी, आप याद रखना। क्लियर? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, गोवा के विषय में है और बहुत आती हैं आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गोवा भारत का राज्य कब बना था? तो दोस्तों 56वां संविधान संशोधन हमने किया संविधान में 1987 में। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 30 मई 1987 को गोवा को राज्य बनाया गया था। तो भारत में गोवा राज्य कब बना था? 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था।
याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डेट जरूर याद रखना, 30 मई है 1987। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 19 दिसंबर, तो वो गलत है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ादी मिली थी पुर्तगालियों से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हो गया इसके स्थापना। अगर आपसे पूछे गोवा की भाषा क्या है, कोंकणी। गोवा की भाषा कोंकणी है। और गोवा में क्या कोई टाइगर रिजर्व है, तो आपको याद रखना टाइगर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे एक आपका नेशनल पार्क है भगवान महावीर। तो भगवान महावीर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गोवा में है, ठीक है। और गोवा में क्या कोई पक्षी विहार है, हाँ, सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गोवा में सलीम अली पक्षी विहार भी है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा, एरिया वाइज में बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। और गोवा के ना आपको 3 डांस मैं बताता हूँ, बहुत आते हैं। एक आपसे दक्षिणी बहुत पूछा जाता है, दक्षिणी कहाँ का डांस है, गोवा का। एक आपसे फुगड़ी बहुत पूछता है एग्जाम में, फुगड़ी कहाँ का डांस है, गोवा का। एक आपसे सिग्मो बहुत पूछता है एग्जाम में, सिग्मो कहाँ का डांस है, गोवा का। एक आपसे तरंगमल बहुत पूछता है एग्जाम में, तरंगमल, तो ये भी आपका गोवा का। एक आपसे जगोर पूछेगा, जगोर कहाँ का आपका, जगोर नहीं सिर्फ गोप, गोप याद रखना, गोप, गोप कहाँ का डांस है, गोवा का, ठीक है। तो पणजी गोवा की राजधानी आप याद रखना, क्लियर। तो ये सारे डांस आप याद रखें, दक्षिणी, सिग्मो, फुगड़ी, तरंगमल, गोप। और गोवा जो है ना, इसका एरिया कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर गोवा का एरिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 हो गया। पणजी किसकी राजधानी थी, गोवा की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा प्रश्न है, लखनऊ डैश राजधानी है। दोस्तों लखनऊ किसकी राजधानी है, तो ये तो हल्का क्वेश्चन आ गया फिर। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप याद रखना। दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, या उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई, 24 जनवरी 1950 को की गई। 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, ब्राज़ील के बराबर आबादी है अकेले इस उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश जो है ना, ये भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भी करता है। भारत पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, साथ साथ सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो लखनऊ कौन सी नदी के तट पर है आपका, गोमती नदी के तट पर है, आप याद रखना, गोमती नदी के तट पर है, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी मतलब संगठन को बनाया था, इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जो INA बनाई थी, वो भारत को आज़ाद करने के लिए बनाई थी, तो थल सेना थी, आप याद रखिएगा। और 1943 में ये चीज़ इन्होंने की थी, ये भी आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, एन इंडियन स्ट्रगल। कभी क्वेश्चन आए कि एन इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई किताब है, तो एन इंडियन स्ट्रगल जो किताब लिखी है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, ठीक है। और इनकी जयंती कब होती है, 23 जनवरी को। किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। तो भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। तो सुभाष चंद्र बोस, अच्छा इनके नाम पर ना अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो हवाई अड्डा वो कहाँ पर है, तो कलकत्ता में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, कलकत्ता में है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औरंगजेब का पुत्र, मतलब औरंगजेब डैश का पुत्र था, औरंगजेब के पिताजी कौन है। दोस्तों औरंगजेब के पिता का नाम है शाहजहां, ऑप्शन डी। औरंगजेब जो है वो शाहजहां का बेटा, आप याद रखना। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब को। और क्या कहा गया दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है, आप याद रखिएगा। और इसने किताब भी लिखी थी रुकात आलमगिरी। तो आलमगिरी किताब किसने लिखी है, रुकात आलमगिरी किताब लिखी गई है औरंगजेब के द्वारा, और इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की है, ठीक है। औरंगजेब, इसकी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। और ये बीणा बजाता है, औरंगजेब जो है ये बीणा बजाने में माहिर है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो औरंगजेब किसका पुत्र है, शाहजहां का। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली के द्वारा ये आविष्कार किया गया था, WWW, ठीक है, WWW, तो टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट प्रश्न, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों श्यानता होता क्या है, दोस्तों श्यानता ना लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है, द्रव का एक गुण है, ठीक है। और ये गुण क्या है, द्रव के बहने का विरोध करता है, बहने का विरोध करता है द्रव को।
मतलब है कि द्रव को बहने से रोकने वाला गुण श्यानता कहलाता है। तो आपको बताना है श्यानता क्या होती है, मतलब कौन सा कथन श्यानता के बारे में असत्य है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि श्यानता के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आप याद रखिएगा दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घट जाती है। अगर आप दबाव को बढ़ाएंगे तो किसी द्रव की श्यानता घट जाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जैसे आपसे शहद पूछे और आपसे पूछे जल, किसकी श्यानता ज़्यादा होगी? शहद की श्यानता ज़्यादा होगी। मतलब जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं उनकी श्यानता उतनी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 ये यहाँ पे। तो क्वेश्चन संख्या 21 क्या कहा गया दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वो हुए थे आपके गुवाहाटी में, असम में। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था? असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे 2018 में हुए हैं और 2018 में नई दिल्ली में हुए थे। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में नई दिल्ली में हुए थे और अभी जो हुए थे वो हरियाणा के पंचकुला में हुए थे, ये भी आप याद रखना। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ का क्या मतलब है? 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, 17 साल तक के या उससे कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। क्लियर। चलिए अगला गुवाहाटी में हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि भारत में खेल दिवस कब होता है, तो आप याद रखना भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे। नेक्स्ट प्रश्न, डैश राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा शहर हमें बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोटा है, जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर है, जयपुर है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर माना गया है वो है आपका जयपुर, ऑप्शन बी। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर, और जयपुर को क्या बोलते हैं? भारत का पेरिस। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। या कभी क्वेश्चन आए कि गुलाबी नगरी किसे कहा गया? पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी दोनों कहा गया है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कोटा। कोटा ये चंबल नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना। जैसलमेर लिखा गया है, इसे मरुस्थल की रानी कहा जाता है। मरुस्थल की रानी किसे कहा गया है दोस्तों? जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर आपका जयपुर, ऑप्शन बी। अच्छा, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? सन 1727 में। सन 1727 में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, आप याद रखना। और पहली लोकसभा 1952 से 1957 तक चली थी, याद रखिएगा। ठीक। और अगर क्वेश्चन आए कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम ए आयंगर। एम ए आयंगर ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा का मेंबर बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा हमारी संसद का निम्न सदन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? दोस्तों भारत में जो फुटबॉल की सुपर लीग हुई है वो सबसे पहले किसने जीती थी? तो आप याद रखना कि फुटबॉल की सुपर लीग जीतने का जो सबसे पहला मतलब अवार्ड है वो किसको मिला था? एटलेटिको डी कोलकाता। एटलेटिको डी कोलकाता के द्वारा सुपर लीग का खिताब जीता गया था, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में एक क्लब है जिसको बोलते हैं मोहन बागान क्लब। तो ये कभी क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ठीक है, मोहन बागान फुटबॉल क्लब कलकत्ता का ही है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपसे, अगर आपसे पूछे फुटबॉल का अन्य नाम क्या है? सॉकर। फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। और फुटबॉल की अवधि कितनी होती है आपकी? 90 मिनट। फुटबॉल की अवधि 90 मिनट होती है मैच की, बाकी 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है। और फुटबॉल का जो संस्था है उसका वो है आपका फीफा, और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फुटबॉल का मक्का किसे कहा गया? दोस्तों भारत में फुटबॉल का मक्का कहा गया है आपका कोलकाता को। फुटबॉल का मक्का किसे कहा गया? तो कोलकाता शहर को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वॉकिंग विद लॉयंस पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों वॉकिंग
वॉकिंग विद लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए, के नटवर सिंह। वॉकिंग विद लॉयन, के नटवर सिंह। कपिल देव की किताब है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी किताब है दोस्तों? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो किताब लिखी गई है वो लिखी गई है कपिल देव के द्वारा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना दो नाम और हैं आपके, किरण बेदी, इनकी किताब अभी आई थी, एक रिलीज हुई है, फेयरलेस गवर्नेंस। तो फेयरलेस गवर्नेंस ये किसकी किताब है दोस्तों? फेयरलेस गवर्नेंस जो है ये आपकी किरण बेदी की किताब है। सरोजिनी नायडू, इनकी किताब आपकी द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम किसने लिखी है दोस्तों? द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू की किताब है। द बर्ड ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सरोजिनी नायडू। तो वॉकिंग विद लॉयंस नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।